के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से सेक्टर्स में आपको कितना प्रतिशत के वेटेज देना चाहिए और कौन से सेक्टर्स में ऐसे है कि जिसमें आप मतलब वो इन्वेस्ट ना करो तो बेहतर है। तो कौन से सेक्टर में पहले ना इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का मतलब लगभग जो सेक्टर्स यहाँ पे है, देखिए कि 6 सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात किए। मतलब ये रेड कलर का जो सेक्शन है, इसमें अगर इन्वेस्ट ना करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब आपका फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें होना ही नहीं चाहिए। तो वो कौन सा है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, पीएसयू, मीडिया। अब इसमें से क्यों इसमें इन्वेस्ट ना करें? अब पहली बात है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें आपको ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इसमें अच्छा एक कंपनी है वैसे देखा जाए तो, एल एन टी, लार्सन एंड टूब्रो। बट एल एन टी का ब्रांड तो बहुत अच्छा है, पर इसका जो कंस्ट्रक्शन मेन सेक्टर है उसमें उतना खास दमखम नहीं मिलता, क्योंकि ये सेक्टर काम तो कर देती है पर इनको पैसा ठीक टाइम में नहीं मिलता है। इसके चलते ये कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है। अगर आप देखोगे रियल्टी सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि रियल्टी सेक्टर ज्यादातर करप्ट आपको देखने को मिलेगा। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ज्यादातर कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। मतलब सभी के सभी मैक्सिमम सेक्टर में 95% सेक्टर में आपको लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो एक साइक्लिकल सेक्टर है। मतलब कभी प्रॉफिट ऊपर जाता है, कभी नीचे। मतलब अल्टीमेटली इसमें आपको लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। इसमें ट्रेडिंग अच्छे से किया किया जा सकता है। पीएसयू में भी वही चीज। पीएसयू में भी मतलब कुछ पीएसयूज है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फिलहाल अभी तो अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है, और आईआरसीटीसी, ये दोनों। तो ये दोनों छोड़ के बाकी और किसी पीएसयू में इन मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो इन्वेस्ट ना करे तो बेटर है। और मीडिया सेक्टर, इसमें भी आपको करप्शन देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट जो ब्लैक कलर का जो सेगमेंट है, मतलब ब्लैक कलर में जो लिखा है ये 3 सेक्टर, यहाँ पे आपको मतलब हर इतना भी जितना भी यहाँ पे जितना ये तीनों जो और सेक्टर है, मतलब ग्रीन, ब्लू और या पर्पल कलर का मतलब जो हम यहाँ पे डिस्कस किए, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तीनों जो सेक्टर है, मतलब ये तीनों पार्ट को छोड़ के, ये तीनों पार्ट में पहले आपको इन्वेस्ट करना है। और बाद में जाके इसमें अगर आपको और भी डाइवर्सिफाई करना है सेक्टर में, तो आप इसमें अपना विचार कर सकते हैं। क्योंकि ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और ट्रेवल सेक्टर तीनों में ऐसा है कि ऑटो और फार्मा गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है इसमें। और इधर फार्मा में भी वैसे ही सेम चीज। और ट्रेवल सेक्टर में ऐसे कोई कंपनी नहीं है जो 10 साल में किसी का बहुत ज्यादा अर्निंग करके दिया है। ट्रैवल सेक्टर में भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत गिनी चुनी कंपनी है, एक दो ऐसे ही कंपनी है, ज्यादा कंपनी ही नहीं है। ज्यादातर कंपनी सब लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर का एक पार्ट अब मान सकते हैं, पर इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है बट बहुत कम प्रतिशत का। और उसका आप इसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी तो कभी नहीं होना चाहिए ये तीनों सेक्टर में। फिर आते हैं कुछ एसेंशियल सेगमेंट में, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, मतलब कर सकते हैं। और जो ग्रीन कलर का जो है, इसमें आपको तो करना ही है इन्वेस्ट। मतलब मैं नहीं, मतलब हर किसी का ये करना है, क्योंकि एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये चीज एसेंशियल है। रिटेल सेक्टर भी अब एसेंशियल है। केमिकल के बिना हम लोग नहीं रख सकते। अब केमिकल में आप बोलोगे कि केमिकल में हम लोग बिना नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या? केमिकल सेक्टर बी टू बी सेगमेंट में बहुत ज्यादा चलता है। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं। केमिकल सेक्टर वैसे देखा जाए तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। किसी किसी केमिकल कंपनी बेंजीन के ऊपर ज्यादा मतलब मार्केट की लीडर है, जैसा आरती इंडस्ट्रीज। नाइट्राइट के ऊपर है दीपक नाइट्राइट। फिर हो गया आपका फॉस्जिन गैस के ऊपर लीडर है पोषक लिमिटेड। फिर ओलियोकेमिकल, फाइन ऑर्गेनिक्स, एटीबीएस और आईबीबी सेगमेंट में है विनाती ऑर्गेनिक्स।
फिर ब्रोमीन सेगमेंट में है नियोजन केमिकल, बहुत सारे सेक्टर्स है इसके अंदर, सब सेक्टर्स है। तो इसको आपको तो रखना ही चाहिए केमिकल सेक्टर। केमिकल के बिना ये अभी कुछ नहीं हो सक मतलब कुछ नहीं होता है। केमिकल यहाँ पे जितना सेक्टर है, केमिकल जैसे एफएमसीजी को सप्लाई करता है। एफएम अब केमिकल किसको सप्लाई करता है? बिल्डिंग मटेरियल को सप्लाई करता है। केमिकल से ज्वेलरी सेक्टर से होता है, केमिकल से फुटवेयर सेक्टर, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सब में केमिकल के बिना नहीं होता है, नहीं चल सकता कोई। एफएमसी सेक्टर में क्या आता है? जितना भी खाने पीने का चीज है वो सब। फिर रिटेल सेक्टर में क्या आता है? जितना भी शॉपिंग मॉल्स, अभी धीरे धीरे शॉपिंग मॉल्स का भी अभी जमाना आ रहा है। तो ये सिर्फ खाने वाने चीज का नहीं, सब हर किसी चीज का शॉपिंग मॉल। मान लीजिए कि मेट्रो ब्रांड्स शूज का एक अलग सा रिटेल सेक्टर हो गया है। और फिर फाइनेंस सेक्टर हो गया। फाइनेंस के बिना अब तो कुछ होता ही नहीं है। किसी में भी फाइनेंस का मतलब अभी नहीं रहेगा तो इकोनॉमी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आईटी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर में से एक है, जिसके बिना अभी तो सब कुछ अधूरा है देखा जाए तो। फिर आपके पास क्या क्या सेक्टर और भी हो सकता है? फिर बैंक है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा स्लो चलेगा, पर आपका स्टेबिलिटी के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। एफएमसीजी भी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी, आपको अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो उससे बेटर है बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न्स। और बिल्डिंग मटेरियल कभी भी अभी अभी तो इंडिया अभी डेवलपिंग फेज में है, तो अभी तो कुछ सैचुरेशन का बात आता ही नहीं है। तो बिल्डिंग मटेरियल में जैसे कि पाइपिंग सेक्टर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गया, टेक्निकल फाइबर्स हो गया, फिर पॉलिएस्टर यार्न्स हो गया, बहुत सारे सेक्टर्स है। सीमेंट सेक्टर को छोड़कर, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं कि सीमेंट सेक्टर इन्वेस्ट मत कीजिए, कर सकते हैं आप, पर ग्रोथ आपको ज्यादातर कंपनी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम देखने को मिलता है। फिर इंटरनेट सेक्टर हो गया। अब इंटरनेट को बहुत लोग एसेंशियल्स आप मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट छोड़ के अभी कुछ भी सब कुछ अधूरा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के, पहले कुछ सालों पहले जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, अब धीरे धीरे अब इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे पहुंच रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एज ए एसेंशियल, अब कुछ दिन बाद इंटरनेट भी एसेंशियल हो जाएगा। फिर ज्वेलरी सेक्टर थोड़ा लग्जरियस सेक्टर है, तो इसके बिना भी अब नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल्स आता ही रहता है। हर अब तो कुछ महीनों में ही आने वाला है। जब कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी गया है, अब नवरात्रि आने वाला है, फिर दिवाली आने वाला है। तो ये सेक्टर ग्रो करेगा। फिर फुटवेयर सेक्टर हो गया। फुटवेयर सेक्टर भी आपका पास होना चाहिए, पर ये उतना एसेंशियल नहीं है जितना ये पांचों एसेंशियल है। फिर ये जो दो सेक्टर है, मतलब ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम चल रहा है, ये दोनों सेक्टर ना थीमेटिक सेक्टर है। मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा जोर दे रही है। तो इसके ऊपर आप अभी अगर इन्वेस्ट करते हो तो इस पे भी ज्यादा परसेंटेज आप नहीं देके चलो तो बेटर है, क्योंकि ये जब थीमेटिक सेक्टर, मतलब इसका फ्यूचर होराइजन तो बहुत अच्छा है, पर 10 साल का कोई कुछ बोल नहीं सकता। और 3 साल 2 साल के लिए ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंपनी फिर से नया कुछ आ गया तो तब जाके उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रीन एनर्जी सेक्टर भी बहुत ही अच्छा सेक्टर है, अभी बहुत ज्यादा बूमिंग फेज में है। अब यहाँ से इतना सब कुछ बोलने के बाद, अब यहाँ से एक चीज, दो सेक्टर्स के कंपनीज के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। मतलब कैसे आपको उसमें से आपके रिस्क के हिसाब से आपको कंपनी चुनना है। तो मैं यहाँ पे आज आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर लिया हूँ। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको चॉइस करना है। तो पहले आईटी सेक्टर के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 5 सेक्टर चॉइस किए, तो आपको देखना है कि कौन सा कंपनी में आपको ज्यादा बेटर होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप देखो यहाँ पे 1 साल का, मैं यहाँ पे कौन से कंपनी लिया देख लो। लर्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, मतलब एल का जो इन्फोटेक है, जिसका आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा सर्विस कंपनी है इंडिया में। मिड कैप टाइप का कंपनी है। अब तो कुछ दिन बाद माइंड ट्री भी इंक्लूड हो जाएगी, तो बड़ा सा कंपनी बन जाएगी ये।
फिर टीसीएस है, इन्फोसिस है, वो सबको पता है कि कितना बड़ी कंपनी है, विप्रो है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। बट यहाँ पे आपको रिस्क के हिसाब से चुनना है। अब देखिए, एक चीज बोलता हूँ, आपको पता है कि मैं तीन सेक्टर के बारे में बात, मैं तीन टाइप के कंपनीज के बारे में बात किया था, जो है, एक है आपका हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग, हाई रिस्की लो रिवार्डिंग, और एक होता है लो रिस्की लो रिवार्डिंग। तो लो रिस्की लो रिवार्डिंग मतलब नॉर्मल कंपनीज जिस पे आप मान लो कि पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करो, तो उस पे भी आपको कुछ मतलब उस पे आप टेंशन फ्री होके आपका पैसा 5 साल में डबल या फिर डबल से भी ज्यादा आपका बन जाएगा। तो उसी सेक्टर, मतलब आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर में, तो एक साल में जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो लगभग 17% डाउन है, और अभी देखा जाए तो लगभग हर आईटी के कंपनीज में बहुत ज्यादा पिटाई चल रहा है। अगर आप निफ्टी आईटी में भी कंपेयर करोगे तो लगभग 30% के करीब डाउन है ये वो। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये एक परफेक्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भागेगा तब आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी 18% डाउन, और ये लगभग यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउन है तो वो है विप्रो। तो विप्रो का के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। फिर अगर आप 5 साल का चेक करोगे तो आप देख सकते हो, 5 साल का पूरा देख लेते हैं। 5 साल में लार्सन एंड टूब्रो लगभग इन्वेस्टर्स को 6 गुना पैसा करके दिया है। मतलब सोच सकते हो, टीसीएस लगभग 2.5 गुना करके दिया है, इन्फोसिस लगभग 3 गुना से भी ज्यादा पैसा करके दिया है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगभग दुगना से थोड़ा ज्यादा पैसा करके दिया है, और अगर विप्रो का देखो तो 80% मतलब दुगना भी नहीं किया है, उससे थोड़ा कम किया है। और बहुत लोगों का वैसे देखा जाए तो विप्रो का मतलब विप्रो बहुत ही पसंद है, पर देखा जाए तो अभी उतना इसमें दमखम नहीं लगता है। पर आप अगर विप्रो के इन्वेस्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि विप्रो को बेच दो, क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट इसमें ग्रोथ, सच में जो सच है वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। ग्रोथ कुछ सैचुरेशन, ग्रोथ में सैचुरेशन आ चुका है। अगर आप इसके मैक्स पैटर्न भी देखो, अब देखिए मैक्स पैटर्न में सबसे ज्यादा आपको इन्फोसिस का देखने को मिलेगा। इसका इसके पीछे कारण है कि इसमें अगर आप लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक को देखो, तो लार्सन एंड टूब्रो लगभग 2016 के पहले यहाँ पे कुछ स्टॉक लिस्टेड ही नहीं था। तो इसीलिए लार्सन एंड टूब्रो का अब आपको कम देखने को मिलेगा, लगभग 600%। और टीसीएस का भी 3000% के है। और अगर आप देखो विप्रो का, तो विप्रो अब 2835% के है। और इसको, ये सबसे मतलब सबसे नीचे तो नहीं बोलूंगा, पर काफी नीचे है देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत पुरानी लिस्टेड कंपनी में से एक है। पर इसमें उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, पर ये बहुत स्टेबल कंपनी है। आ, पर गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, पर उठता नहीं है। मतलब ये लगभग अभी हाई रिस्क लो रिवार्डिंग की तरफ जा रहा है। पर इसका, मेरा ये वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आपको विप्रो बेच देना है, मैं सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका एफएमसी सेगमेंट में 5 कंपनी लिया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कि एक साल में वीबीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, आप कुछ कंपनीज के बारे में बोल देता हूँ, जैसे कि वीबीएल जो है उसके अंदर कुरकुरे, लेज, पेप्सी, मिरिंडा, ट्रॉपिकाना, माउंटेन ड्यू, ऐसे टाइप का कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर हर किसी को मालूम है, जिसके अंदर रेड लेबल, वेस्लिन, पॉन्स, रिन, क्लिनिक प्लस, क्वालिटी वर्ल्स, लैक्मी, सनसिल्क, इतना सारा ब्रांड्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इससे भी ज्यादा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आपका देखना है तो टाटा ग्लूको, टाटा टी, टाटा वाटर प्लस, टाटा संपन्न और टाटा सॉल्ट, ऐसे टाइप का आपको ब्रांड देखने को मिल जाएगा। और आईटीसी जो है वो है बिंगो, सनफीस्ट, आशीर्वाद, विवेल, क्लासमेट, और आईटीसी का होटल भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब मेडिको के अंदर आप देखोगे अगर तो सफोला, पैराशूट,
सेटवेट, निहार, लिवॉन, ऐसे टाइप के ब्रांड्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखो तो वीबीएल इन्वेस्टर्स को लगभग 80%, मतलब लगभग डबल तो नहीं, डबल से थोड़ा कम पैसा करके दिया है। बहुत ही अच्छी बात है 1 साल में। हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 7% डाउन है। टाटा कंज्यूमर भी 5% डाउन है। और मारिको भी आपको 6.68% के डाउन है। और आईटीसी आपका लगभग 55% मतलब अप है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ अभी तो 1 साल में दिखाई दिया है। अगर आप 5 साल के स्टॉक चार्ट पैटर्न को देखने जाओ तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न बना के दिया है वीबीएल। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड लगभग 7 गुना पैसा करके दिया है। एचयूएल लगभग दुगना से थोड़ा ज्यादा पैसा करके दिया है। अब क्योंकि ये जो तीनों स्टॉक है ना, मतलब एचयूएल, मारिको और आईटीसी, ये तीनों बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है। और एचयूएल तो निफ्टी 50 का ही पार्ट है। तो अगर देखा जाए तो जितना बड़ी कंपनी उसके हिसाब से उसका सैचुरेशन आ जाता है, तो उसमें आपको रिस्क भी कम देखने को मिलता है और रिवार्ड भी कम देखने को मिलता है। पर देखा जाए तो कंपनी सब के सब अच्छी है। बट एक बात बोल देता हूँ, आईटीसी का जो है, आईटीसी का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। आईटीसी में ज्यादातर फुल फॉर्म भी अगर देखोगे तो इंडियन टोबैको बिजनेस, मतलब सिगरेट का इन लोगों का मेन बिजनेस है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे खाने का भी कंपनी, एक कंपनी मतलब जैसे कि बिंगो, सनफीस्ट, आशीर्वाद, ये सब टाइप के चीज ही बनाता है। फिर अगर आप देखोगे तो क्लासमेट कॉपी भी बनाता है, मतलब स्टेशनरीज भी घुस गया है। फिर कुछ अगर देखोगे तो फर्टिलाइजर का कुछ चीज ही बनाता है। फिर होटल का बिजनेस भी है, मतलब इन लोगों का ये ओवर डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो इसीलिए अगर आप 5 साल का रिटर्न चेक करने जाओगे तो सिर्फ 20% का है, ज्यादा है नहीं। कि बहुत कुछ साल पहले ये बहुत अच्छे तरह से टूटा था। और इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, पर इसमें अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। जिसका जितना ग्रोथ उसका उतना कम डिविडेंड मिलता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी देखने जाओगे तो लगभग 400 मतलब 400 मतलब 4 गुना इन्वेस्टर्स का पैसा करके दिया है। तो अगर आप देखने जाओ तो वीबीएल और टाटा कंज्यूमर ऐसा एक कंपनी है, दोनों कंपनी है जो एग्रेसिव है, एग्रेसिव एफएमसीजी में से आप मान सकते हो। मतलब इसमें हाई रिस्क है, हाई रिवार्ड भी है। पर अगर आप एचयूएल मारिको और आईटीसी देखोगे तो लो रिस्क और लो रिवार्डिंग है। तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इस पांचों और बहुत सारे सेक्टर, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर्स में आप आपके हिसाब से, खुद के हिसाब से कंपनीज ढूंढ सकते हो। ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। और कौन से स्टॉक्स के ऊपर भी बात करें तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुभ रात्रि।